हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा नावल है इट्स अ मॉडर्न नावल। इसका नाम है अ पैसेज टू इंडिया बाय E.M. फॉर्स्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल है और इस नावल में हम देखेंगे अबाउट ऑथर, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, की फैक्ट्स, सेटिंग, करेक्टर्स, समरी और लास्ट में थीम। सो टाइम को वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। अबाउट ऑथर, इसका फुल नेम है एडवर्ड मॉर्गन फॉर्स्टर। इसकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1879 और डेथ इसकी 7 जून 1970 में हुई थी। ये एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट, इसेइस्ट और सोशल और लिटरेरी क्रिटिक थे। मैनी ऑफ हिज नॉवेल्स एग्जामिन्ड क्लास डिफरेंस एंड हिपोक्रेसी। तो इसके नॉवेल्स में आपको ज़्यादातर क्लास डिफरेंस और हिपोक्रेसी देखने को मिलेगी। मींस जो ब्रिटिशर्स थे, अब इस नावल में भी आपको यही देखने को मिलेगा कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो राज की थी यहाँ हिंदुस्तान पे, तो उनकी जो हिपोक्रेसी थी, क्लास डिफरेंसेस, ये आपको देखने को मिलेगा। और इसी तरह इसके जो फेमस वर्क्स है उसमें आता है अ रूम विद अ व्यू 1908, हावर्ड्स एंड 1910, अ पैसेज टू इंडिया 1924। The last brought him his greatest success. He was nominated for the Nobel Prize for this. मतलब ये जो पैसेज टू इंडिया है, पैसेज टू इंडिया, इसकी वजह से इसे नोबेल प्राइज़ भी मिली थी। अब बात करते हैं इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की। तो हिस्ट्री में क्या हुआ था कि ये लिखी गई ब्रिटिश राज और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बैकग्राउंड पर, यानी जो उस वक्त के सेटिंग को रखा गया है, उस वक्त के इंडियंस के इमोशंस और ब्रिटिशर्स जो थे, जो घूमने आए थे, जिनकी फैमिली मेम्बर्स इंडिया में काम किया करते थे, वो अपनी फैमिली मेम्बर से मिलने आए थे। उनकी क्या आइडियोलॉजी थी इंडिया के बारे में, या उन्होंने क्या देखा इंडिया में, इन सब को ये नावल बहुत ही खूबसूरती से एक्सप्लेन करती है। तारीख़ के पस मंज़र देखा जाए तो ये नावल इस बात की अक्कासी करती है कि कैसे इंडियंस को ऑप्रेस किया जाता था। ऑप्रेसर्स कौन थे? ब्रिटिशर्स थे और ब्रिटिश राज। और ब्रिटिश राज जो है ये 1858 से लेके 1947 तक रहा। मतलब तब वर्ल्ड वॉर 1 भी नहीं हुई थी। लेकिन 1947 में ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनीज़ ख़त्म कर दी थी और इस तरह 1947 के बाद सब कॉन्टिनेंट की डिवीज़न हुई। तो सिविल स्टेट्स की फॉर्म में अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने कॉलोनीज़ को तो ख़त्म कर दी थी, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस और ब्रिटिश जो रॉयल्टी, उन्होंने जो है इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे उनके कई प्रोविंसेस पे अपना राज मेंटेन रखा। मतलब इन्होंने तो जो कोलोनाइजेशन का सिस्टम था वो तो ख़त्म कर दिया था, लेकिन फिर भी जो कुछ प्रोविंसेस थे अपना राज जो था वो मेंटेन रखा था, एक हुकूमत करते थे। इस तरह उन्होंने इंडियन जो पॉलिटिक्स और इंडियन इकोनॉमी को कंट्रोल में रखा और वेस्टर्न टेक्नोलॉजी और कल्चर इसको जो है इंट्रोड्यूस कराया। और इस नावल के जो राइटर है एडवर्ड मॉर्गन फॉर्स्टर, उसने क्या किया, उसने उस वक्त के जो ऑप्रेस्ड इंडियंस और ब्रिटिशर्स के बीच जो टेंशन्स थी उनको हाईलाइट किया है, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में बताया है। सो ये इसकी हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट थी। कॉलोनाइजेशन के सिलसिले में ये नावल लिखा गया है कि कैसे ब्रिटिशर जो थे वो इंडियंस पे जुल्म करते थे। अब इसकी अगर की फैक्ट्स की बात करें तो इसका जो टाइटल है वो लिया गया है फ्रॉम वॉल्ट वाइटमैन्स पोएम पैसेज टू इंडिया। ये एक पोएम है जिसका नाम है पैसेज टू इंडिया। किसने लिखी है? वॉल्ट वाइटमैन्स। सो एंड हिज कलेक्शन वाज पब्लिश्ड इन लीव्स ऑफ ग्रास। E.M. फॉर्स्टर वाज इंस्पायर्ड बाय दैट पोएम एंड क्लोज दिस टाइटल। तो इसका टाइटल उस पोएम से लिया गया है। यॉनरा की बात करें तो ये एक मॉडर्निस्ट एंड साइकोलॉजिकल नावल है और इसकी जो पब्लिकेशन डेट है वो है 4 जून 1924 है। पब्लिशर इसका जो है एडवर्ड आर्नोल्ड, और ये इस जो अनवांटेड थर्ड पर्सन जो है इसका नरेटर है। टोन जो है इसकी अगर देखें तो पोइटिक और समटाइम्स आयरनिक और फिलोसफिकल है। और प्रोटोगनिस्ट जो है इसके डॉक्टर अजीज़ है। इसी तरह इस नावल की जो डिवीज़न हुई है वो 3 पार्ट्स में हुई है, मॉस्क, केव्स, टेम्पल्स। इट हैज़ 37 चैप्टर्स। अब चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 11 तक पार्ट 1 मींस उसमें किसका ज़िक्र है? मॉस्क के बारे में है, मस्जिद के बारे में है। इसी तरह चैप्टर 12 से लेके चैप्टर 32 तक जो है
केव्स के बारे में है। तो इसी तरह जो चैप्टर 33 से लेके 37 तक जो है टेम्पल्स के बारे में है, जो मंदिर वगैरह होते उस बारे में है। सो आई होप इसके की फैक्ट्स आप लोगों को समझ आए होंगे। और ये नावल जो है ये इसने किसके लिए लिखा था, ये आगे हम देखेंगे कि उस शख्स के साथ इसका क्या रिलेशन था ना, ये राइटर E.M. फॉरेस्टर का। अब इसकी अगर सेटिंग की बात करें तो सेटिंग 1910 से लेकर 1920s तक, जो चंद्रपुर जो कि इंडिया की एक सिटी है, माओ और इंडिया, ये दोनों सिटीज़ जो है इंडिया में, चंद्रपुर एंड माओ। तो द फर्स्ट टू पार्ट्स ऑफ फॉरेस्टर्स अ पैसेज टू इंडिया आर सेट इन द फिक्शनल सिटी ऑफ चंद्रपुर इंडिया। तो ये एक फिक्शनल सिटी है चंद्रपुर, जो इसकी सेटिंग वहाँ की गई है। जो पहले दो पार्ट्स इसके क्या है, मॉस्क एंड केव्स, और द थर्ड पार्ट टेक्स प्लेस इन माओ। तो माओ जो है ये भी इंडियन एक सिटी है। वाइल फॉरेस्टर डजंट स्पेसिफाई पर्टिकुलर ईयर, किसी ख़ास ईयर का जिक्र इसने तो नहीं किया इस नावल में। So but critics generally agree that the novel takes place at some point in the early decades of the 20th century। कुछ क्रिटिक्स का ये कहना है कि ये नावल के जो मतलब पब्लिकेशन है या जो लिखा गया था तब 20th सेंचुरी चल रही थी, while India was still a colony in the British Empire। ऑब्वियसली उस वक्त इंडिया जो था ब्रिटिश एम्पायर की, मतलब वहाँ पे ब्रिटिशर्स जो उनका राज था। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो इसके करेक्टर्स हैं। तो सबसे पहला करेक्टर हमारे पास आता है वो है डॉक्टर अज़ीज़। डॉक्टर अज़ीज़ ये जो कि है मुस्लिम डॉक्टर है चंद्रपुर में। एट द बिगनिंग ऑफ द नावल ये शो होते हैं। ही इज़ अ विडोवर, मतलब इसकी जो वाइफ है उसकी डेथ हो चुकी है और इसके जो है 3 बच्चे हैं। और मिसेस मोर जो कि एक एल्डरली वुमेन होती है, इंग्लिश वुमेन, ये जो है मतलब इसकी मुलाकात उससे होती है और उसके भी 3 बच्चे होते हैं कोइंसिडेंटली, एंड बिकम्स फ्रेंड्स विद हर। दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। आल्दो ही इज़ जेनरस एंड लविंग टूवर्ड्स हिज इंग्लिश फ्रेंड्स इंक्लूडिंग मिसेस मोर एंड साइरल फील्डिंग। तो ये जो है मतलब जो इंग्लिश मैन होते हैं, जो इसके फ्रेंड्स होते हैं इंग्लिश, उनके साथ बड़ा जेनरस होते हैं, बड़ा लवली वे से मिलता है उनके साथ। लेकिन फिर उनके ख़िलाफ़ जो है ये मतलब ख़िलाफ़ भी हो जाते हैं। वो कैसे आगे हम समरी में देखेंगे। दूसरा करेक्टर हमारे पास आता है वो है साइरल फील्डिंग। ये एक स्कूल मास्टर होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। फील्डिंग स्टैंड्स अलोंग अमंग द ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया, फॉर ही इज़ वन ऑफ द फ्यू ऑफ टू ट्रीट द इंडियंस विद अ सेंस ऑफ डिसेंसी एंड रिस्पेक्ट। मतलब ये एक वाहिद बंदा है साइरल फील्डिंग जो कि इंडियंस के साथ मतलब इसका जो एटीट्यूड है वो काफ़ी अच्छा होता है। बाकी जो ब्रिटिशर्स है उनमें जो है अमूमन 90 to 95% जो है उनका जो एटीट्यूड, जो बिहेवियर है वो इंडियन के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो इस तरह ये एक पर्टिकुलर ग्रुप में मतलब इसकी अलाइंस होती है, बट रादर टू हिज कोर सेट ऑफ लिबरल वैल्यूज़ एंड सेंस ऑफ जस्टिस। लेकिन ये जस्टिस पे हमेशा बात करते रहते हैं। और फिर ये जो डॉक्टर अज़ीज़ एक केस में आ जाते हैं तब भी ये डॉक्टर अज़ीज़ के साथ होते हैं, और लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे फिर ये दोनों जो है दूर हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों अच्छे दोस्त हैं। साइरल फील्डिंग जो है ये एक इंग्लिश मैन है और डॉक्टर अज़ीज़ ओबियसली एज़ अ मुस्लिम वो जो है इंडिया में रहते हैं। अब अगला करेक्टर हमारे पास वो है अडेला क्वेस्टेड। अडेला क्वेस्टेड जो है ये इंडिया आती हैं किससे शादी करने के लिए, रोनी हेस्लॉप। रोनी हेस्लॉप किसका बेटा है, ये आगे जो है मिसेस मोर जो कि ऊपर हमने डिस्कस किया था, जिसके 3 बेटे हैं, उनमें से ये उसका बेटा है मिसेस मोर का। बट चेंजेस हर माइंड सिवरल टाइम्स एंड शी इवेंचुअली रियलाइजेस दैट शी डजंट लव हिम। लेकिन जो अडेला क्वेस्टेड है वो बार बार अपने माइंड को चेंज करती रहती है कि मैंने रोनी हेस्लॉप से जो है शादी नहीं करनी। और इसी तरह ये जो है कन्फ्लिक्टिंग करेक्टर है अडेला क्वेस्टेड। although ये एक इंटेलेक्चुअल हैं, she is short sighted, although she foolishly accuses Dr. Aziz of assaulting her in the माराबार केव्स। तो माराबार केव्स में जो है मतलब ये डॉक्टर अज़ीज़ पे कुछ इल्ज़ामात लगाती है कि डॉक्टर अज़ीज़ ने मेरे साथ कुछ गलत किया है। तो इस तरह ये स्टोरी आगे चलती है। हम समरी में देखेंगे कि एक्चुअल जो स्टोरी थी वो क्या थी। उसके बाद हमारे पास करेक्टर आता है वो है मिसेस मोर। ये एक वुमेन होती है, मींस इंग्लिश वुमेन
जो कि ब्रिटिशर होती हैं, और ये इंडिया आती है विज़िट करने, तो अपने सन से मिलने के लिए। इसका जो सन है वो है रोनी हेस्लॉप। तो मिसेस मोर जो है ये क्रिश्चियन होती है, लेकिन बड़ी काइंड होती है। और इसके साथ साथ ये जो है माराबार केव जाती हैं, किसके साथ? डॉक्टर अज़ीज़ के साथ। ये मिसेस मोर और साथ में अडेला क्विस्टेड दोनों जाती है डॉक्टर अज़ीज़ के साथ माराबार केव्स। तो माराबार केव्स ये जो है फ़िक्शनल जो है केव्स होते हैं। और इसी तरह ड्यूरिंग द expedition to the Marabar caves, her confidence in order to the universe is shaken by an echo that she hears in one of the caves। वहाँ जाके केव में जाके मतलब इनको कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, तब ये बीमार पड़ जाती हैं। और इस तरह जब इसका बेटा वापस इंग्लैंड जाने को कहता है तो रास्ते में इसकी डेथ हो जाती है। फिर हमारे पास करेक्टर आता है वो है प्रोफेसर नारायण गॉडबॉल। प्रोफेसर ये जो हैं चंद्रपुर कॉलेज में एक प्रोफेसर होते हैं, और इसी तरह ये रिप्रेजेंट करते हैं हिंदू जो फ़िलासफ़ीज़ है उसको पढ़ाता है। A Passage to India, he is a man of calm character and utter repose, showing no worry for the events around him। तो मतलब ये एक काम करेक्टर है और इसे बिल्कुल बेखबर रहता है कि इसके आसपास क्या हो रहा है, मतलब मुल्क में क्या चल रहा है। नो मैटर हाउ सिग्निफिकेंट ही लीव्स Chandrapur to start a high school in central India after the trial of Aziz, who later joins him there। तो डॉक्टर अजीज़ जैसे मैंने बताया तो उसको एक केस में पकड़ा जाता है, तो उसके ट्रायल के बाद ये जो है कहाँ चले जाते हैं, चंद्रपुर को छोड़ के, मतलब एक स्टार्ट हाई स्कूल इन द सेंट्रल इंडिया आफ्टर द ट्रायल ऑफ हू लेटर जॉइंस हिम देयर। तो चंद्रपुर चले जाते हैं, वहाँ पे एक स्कूल में टीचिंग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो करेक्टर आता है वो है रोनी हेस्लॉप। ये जो हैं बेटे हैं किसके? मिसिस मोर के, फ्रॉम हर फर्स्ट मैरिज। और इसी तरह ये जो है क्रूल होते हैं। किस तरह? मतलब ये इंडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं करता, इंडियन से हेट करता है। और इसका ये बिलीव है कि इंडियन को जो है इंडियन के साथ बिल्कुल काइंड नहीं होना चाहिए, और बट रादर टू रूल ओवर द नेशन। He pushes to have his mother leaves India when he fears she may hurt the prosecution's case। तो ये एक मतलब समरी में भी हम देखेंगे, लेकिन यहाँ मैं शॉर्ट बताना चाहूँगा, क्योंकि जब इसकी मदर डॉक्टर अज़ीज़ के साथ केव्स में मतलब जाती हैं, साथ में अडेला क्विस्टेड भी होती है, तो फिर जब डॉक्टर अज़ीज़ पे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं तो डॉक्टर अज़ीज़ को बचाने के लिए वाहिद जो फ़ीमेल होती है वो इसकी मदर होती है, मिसिज़ मोर। तो मिसिज़ मोर क्या करती हैं, मतलब रोनी क्या करता है, मिसिज़ मोर को इंग्लैंड भेजता है। मिसिज़ मोर इंग्लैंड पहुंचने से पहले ही उसके रास्ते में जो है डेथ हो जाती है। उसके बाद हमारे पास करेक्टर आता है वो है महमूद अली। ये जो है अज़ीज़ के फ्रेंड है, लॉयर है, डिफेंस करते हैं अज़ीज़ को, क्योंकि जब अज़ीज़ एक केस में आते तो उसको डिफेंस करते। और ये एक एंटी ब्रिटिशर होते हैं। हिज बिहेवियर ड्यूरिंग द ट्रायल इज़ डेंजरसली एग्रेसिव। ट्रायल के दौरान इसका जो बिहेवियर था वो एग्रेसिवली होता है। ही रिफ्यूज़ टू क्लियर अप द मिसअंडरस्टैंडिंग कंसर्निंग फील्डिंग्स मैरिज टू स्टेला मोर। स्टेला मोर जो है ये भी कौन होती है? ये मिसिज़ मोर की बेटी है। तो ये जो है फिर डॉक्टर अज़ीज़ को बताते हैं कि मतलब जो फील्डिंग है, मीन साइरल फील्डिंग, उसकी शादी जो है अडेला क्विस्टेड के साथ नहीं हुई है, स्टेला मोर के साथ हुई है। तो ये जो मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ये कौन फिर क्लियर करता है? महमूद अली। किसको क्लियर कराता है? डॉक्टर अज़ीज़ को। हमारे पास फिर करेक्टर आता है वो है एंटोनी, वन ऑफ द अडेला's सर्वेंट। अडेला क्विस्टेड के एक सर्वेंट है। ही वॉज टू accompany अडेला एंड मिसिज़ मोर टू द माराबार केव्स, बट सिंस ही वाज अ स्पाई फॉर रोनी हेस्लॉप। तो ये एक सर्वेंट होता है इनके साथ, मतलब 4 करेक्टर जो हैं केव्स की तरफ जाते हैं। एक डॉक्टर अज़ीज़, एक मिसिज़ मोर और अडेला क्विस्टेड, और साथ में ये एंटोनी, मीन्स ये एक सर्वेंट होता है। तो इसको भी रोनी जो है ब्राइब करता है, मीन्स जासूसी करने के लिए इसको रिश्वत वगैरह देता है कि जाकर इनकी जासूसी करो, स्पाई करने के लिए।
फिर आर्मित राव जो है अज़ीज़ को हायर करता है दिस हिंदू अटॉर्नी एज हिज डिफेंस लॉयर। तो ये भी अज़ीज़ इसे हायर करता है अपने डिफेंस लॉयर के तौर पे, सिंस आर्मित राव इज़ नोन फॉर हिज एंटी ब्रिटिश एटीट्यूड। तो इसका भी जो है जो एटीट्यूड होता है वो एंटी ब्रिटिश एटीट्यूड होता है। फिर हमारे पास करेक्टर आता है वो है नवाब बहादुर। ये एक लोकल रेजिडेंट होते हैं किधर के, चंद्रपुर के, एंड ही इज़ वेल रिप्रेजेंटेड एंड एडमायर्ड अमंग द इंडियंस। तो इसकी एक अच्छी रेपुटेशन होती है इंडियंस में, मतलब ब्रिटिशर्स के सामने भी। और फिर हमारे पास करेक्टर आता है वो है मिसेस भट्टाचार्य। तो ये एक इंडियन वुमेन है जो कि मिसेस मोर के साथ मिलती है ड्यूरिंग द ब्रिज पार्टी होती है इनकी। तो वहाँ पे इसकी मुलाकात मिसेस मोर के साथ होती है, बट एब्रप्टली कैंसिल करती है, कप ऑफ टी। सो उसके बाद हमारे पास करेक्टर आता है वो है मेजर कैलेंडर, सिविल सर्जन है चंद्रपुर में और अज़ीज़ के बॉस है। ही आल्सो टेक्स पार्ट इन द ट्रायल अगेंस्ट अज़ीज़ अटेम्प्टिंग टू स्टॉप अडीलास कन्फेशन ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। तो ये केस होता है अज़ीज़ का, उसमें भी ये मतलब अपनी पार्टिसिपेशन देता है। इसके बाद हमारे पास करेक्टर आता है वो है मिसिस कैलेंडर, द वाइफ ऑफ मेजर कैलेंडर, रामचंद। He is one of the Aziz friends with whom he discusses the consequences of attending the bridge party। तो ये भी अज़ीज़ का एक दोस्त होता है लेकिन हिंदू है ये, और ये डिस्कस करता है जो consequences, जो एंडिंग होती है ब्रिज पार्टी की, उसको जो इसने अज़ीज़ ने अटेंड की थी। फिर मिस्टर दस जो है ब्रदर हैं मिसिस भट्टाचार्य के और रोनीज़ असिस्टेंट है, मतलब रोनी के असिस्टेंट है। ही इज़ द जज हु प्रेजेंट्स ओवर द ट्रायल ऑफ अज़ीज़। तो ये एक जज भी है। फिर हमारे पास करेक्टर आता है वो है मिसिस डेरेक, यंगर इंग्लिश वुमेन है। फिर सर गैल्ब्रेट, ये सारे माइनर करेक्टर्स हैं। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है प्रोविंस के। फिर मिस्टर ग्रेसफोर्ड इज़ वन ऑफ द लोकल मिशनरीज़ इन चंद्रपुर। और इसी तरह हमीदुल्ला, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टर हैं जो हमीदुल्ला है, इसका भी बड़ा रोल है। द फ्रेंड ऑफ अज़ीज़, ये एजुकेटेड हैं, कहाँ से, मतलब कहाँ से इसने पढ़ा है, कैम्ब्रिज से। और टेल्स द अज़ीज़ दैट वन कैन ओनली बी फ्रेंड्स विद एन इंग्लिश पर्सन आउटसाइड ऑफ इंडिया। मतलब जो ब्रिटिश है वो इंडिया में आके इंडियन के दोस्त कभी भी नहीं बन सकते। हाँ, लेकिन दूसरे मुल्क में जाके या इंग्लैंड जाके ये अच्छे दोस्त बन सकते हैं। हमीदुल्ला बेगम, मतलब हमीदुल्ला की वाइफ है और अज़ीज़ की डिस्टेंट आंट है। मिस्टर हक, ही इज़ द पुलिस इंस्पेक्टर हु अरेस्ट अज़ीज़ आफ्टर ट्रायल। मीन्स जब वहाँ पे एक केस बनता है तो वहाँ पे ये आके अज़ीज़ को गिरफ़्तार करता है। फिर हमारे पास मोहम्मद लतीफ़, अ फ्रेंड ऑफ अज़ीज़। सैयद महमूद, ही इज़ द असिस्टेंट इंजीनियर इन चंद्रपुर एंड कॉन्फिडेंट ऑफ अज़ीज़। फिर राल्फ मोर, द यंगेस्ट सन ऑफ मिसिस मोर, ही accompanies his sister and fielding on their trials around इंडिया। फिर स्टीला मोर, ये मैंने बताया था कि मिसिस मोर की बेटी हैं और इसकी शादी जो है फिर होती हैं साइरल फील्डिंग के साथ। फिर नूरुद्दीन जो है हमारे पास करेक्टर है ये, द इंडियन इज़ रिमूव टू हैव बीन हेल्ड एंड टॉर्चर्ड बाय द पुलिस ड्यूरिंग द ट्रायल ऑफ अज़ीज़ बट इज़ रिलीज्ड अनहार्म्ड। तो इसको भी जो है थोड़ा बहुत मतलब मारते हैं पुलिस वाले जब अज़ीज़ का ट्रायल होता है। फिर हमारे पास मिस्टर टर्टन जो कि लोकल कलेक्टर है, ये जो है पार्टी को अरेंज करता है इंडियन में, जहाँ मतलब इंडियंस को जो पार्टी होती है जो इंडियंस की होती है उसमें ब्रिटिशर्स को भी इनवाइट किया जाता है। तो उसमें जो है ये इंडियंस को भी इनवाइट करता है। एक्चुअली वो पार्टी जो है इसने जो है ब्रिटिशर्स के लिए अरेंज की होती है, वहाँ पे ये जो है इंडियंस को भी इनवाइट करता है और इस तरह ये पार्टी का जो है मतलब लोकल कलेक्टर है। उसके बाद इसकी समरी स्टार्ट होती है। दोस्तों, समरी को डिस्कस करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, वो ये हैं कि दोस्तों राइटर ने ये नावल अपने दोस्त मसूद, जिसका फुल नेम है रोस मसूद, तो रोस जो है ये किसके बेटे हैं, बेटे नहीं, रोस मसूद जो है ग्रैंडसन है किसके, सर सैयद अहमद ख़ान के। तो जो E.M. फॉर्स्टर है
उसने ये नावल अपने मतलब जो दोस्त रोस मसूद को डेडिकेट किया है, क्योंकि जो मसूद है इसको बहुत ज़्यादा पसंद था। अच्छा, ये जो राइटर है E.M. फॉर्स्टर, इसने शादी नहीं की थी क्योंकि ये होमोसेक्सुअल प्रोमोटर थे, तो ही वाज अनमैरिड। तो मसूद को ये बहुत ज़्यादा लाइक करता था, बहुत ज़्यादा पसंद करता था, और मसूद के लिए इसने काफ़ी ज़्यादा विज़िट किए थे इंडिया। और मसूद का जो करैक्टर है वो हमें किसकी फॉर्म में देखने को मिलेगा इस नावल में? डॉक्टर अज़ीज़ की फॉर्म में। डॉक्टर अज़ीज़ जो है एक्चुअली में मसूद है, और जो E.M. फॉर्स्टर है उसका करैक्टर हमें किसकी फॉर्म में मिलेगा? साइरल फील्डिंग की फॉर्म में। ठीक है, तो ये साइरल फील्डिंग जो है ये हमें किसकी करैक्टर है? ये E.M. फॉर्स्टर का देखने को मिलेगा। और E.M. फॉर्स्टर कहते हैं कि जब मैं ये नावल लिखने जा रहा था तो मैंने ये देखा कि माराबार केव्स के बारे में कुछ अहम है। माराबार केव्स अगर इसकी बात करें तो ये जो है फ़िक्शनल केव्स हैं which appear in the novel. The cave are based on the real life Barabar caves located in the Jehanabad district of Bihar, India. They serve as an important plot location and motif in the world. अब दोस्तों इसकी समरी स्टार्ट करते हैं। तो समरी दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होती है 90s में। इंडिया जब कॉलोनियल इंडिया को दिखाया जा रहा है, मतलब इंडिया जो है उस वक्त किसके हाथ में है? ब्रिटिशर्स के हाथ में है। उस 90s इंडिया को दिखाया जा रहा है। 90s इंडिया को दिखाया जा रहा है। हमारे पास एक करैक्टर है अज़ीज़, जो कि यंग मुस्लिम डॉक्टर है, और अज़ीज़ जो है मतलब चंद्रपुर में और रहता है। और डॉक्टर अज़ीज़ जो है नावल के स्टार्ट में अपने दोस्तों से डिस्कस कर रहे होते हैं। क्या डिस्कशन कर रहे होते हैं? कि जो मतलब इंडियंस है, वेदर और नॉट एन इंडियन कैन बी फ्रेंड्स विद एन इंग्लिश मैन इन इंडिया। क्या जो ब्रिटिशर्स है मतलब इंग्लिश मैन है वो इंडियन के दोस्त बन सकते हैं या नहीं? तो ये एक सवाल है। अब ये सवाल ये किससे पूछता है? डॉक्टर अज़ीज़ जो है किससे ये सवाल करता है? हमीदुल्लाह और महमूदुल्लाह, इन दोनों से डिस्कस करता है इस सवाल के बारे में। तो ये सवाल जो है ये इनसे डिस्कस करता है और इस तरह उनके पास चला जाता है, उनके साथ बैठता है और उनसे कहता है कि वेदर और नॉट एन इंडियन कैन बी फ्रेंड्स ऑफ इंग्लिश मैन इन इंडिया और नॉट। तो इनका जो जवाब होता है, ये जवाब तो उस वक्त नहीं देते, लेकिन उस वक्त क्या होता है, लेकिन इसमें जो हमीदुल्लाह है वो ये कहता है, वो शॉर्ट सा रिस्पॉन्स देता है कि ये सिर्फ इंग्लैंड में पॉसिबल है। इसी दौरान हमीदुल्लाह की बेगम आती है और डॉक्टर अज़ीज़ से कहती है कि क्या तुम दोबारा शादी करोगे? तो अज़ीज़ कहता है, डॉक्टर अज़ीज़ कहता है वंस इज़ इनफ, मतलब एक दफ़ा ही काफ़ी है। अब इसके बाद एक सर्वेंट आता है जो डॉक्टर अज़ीज़ को कहता है कि तुम्हें सिविल सर्जन ने अपने घर पे बुलाया है। वहाँ पे जाके डॉक्टर अज़ीज़ को निगलेक्ट किया जाता है, मतलब उसे नज़रअंदाज किया जाता है। उस रूड बिहेवियर के बाद डॉक्टर अज़ीज़ जाता है मस्जिद की तरफ, जहाँ पे इसकी मुलाकात होती है मिसेस मोर से। मिसेस मोर से जब इसकी मुलाकात होती है तो मिसेस मोर के साथ इसकी काफ़ी अच्छी मतलब डिस्कशन होती है, और इस तरह बेसिकली हमारे पास जो है दो कैरेक्टर्स है जो इंग्लैंड से इंडिया आए थे सॉरी। वो कैरेक्टर हमारे पास एक है अडेला क्विस्टेड और दूसरा है मिसेस मोर। अब ये दोनों जो कैरेक्टर्स है ये रियल इंडिया को देखना चाहते हैं। कौन? मिसेस मोर और अडेला क्विस्टेड, ये इंग्लैंड से आए हैं और दोनों जो है रियल इंडिया को देखना चाहती है। अडेला यंग थी और मिसेस मोर ओल्ड थी। अडेला की शादी होने वाली थी मिसेस मोर के बेटे से जिसका नाम है रोनी हेस्लॉप। रोनी हेस्लॉप जो था चंद्रपुर शहर के मजिस्ट्रेट थे और रोनी जो है इंडिया को काफ़ी ज़्यादा नफ़रत करता था। अब मिसेस मोर एक रात अकेली मस्जिद की तरफ जा रही थी और मिसेस मोर और अज़ीज़ की मुलाकात होती है एक मकामी मस्जिद में। तो वहाँ और दोनों एक इंस्टेंट कनेक्शन जो है फ़ील करते हैं, क्योंकि मिसेस मोर के हस्बैंड और अज़ीज़ के वाइफ की डेथ हुई है और इत्तेफाक से दोनों के बच्चे भी हैं और दोनों के 3 बच्चे हैं। अब जब मिसेस मोर मस्जिद के अंदर दाखिल होने लगती है तो डॉक्टर अज़ीज़ उसे कहता है कि
शूज़ को उतार के मतलब उसको जो है अंदर नहीं ले जाना। लेकिन मिसेज़ मोर कहती है कि मैं ऑलरेडी उतार चुकी हूँ। और फिर डॉक्टर अज़ीज़ जो है मिसेज़ मोर को क्लब ड्रॉप करता है, जहाँ पे सब आपस में डिस्कशन करते। ये कोई डांस क्लब नहीं है। अब यहाँ पे जो क्लब है ये इसका मतलब ही नहीं कि ये कोई डांस क्लब। तो अब मिसेज़ मोर मिलती है अडेला से। अब आता है मिस्टर टर्टन का करैक्टर, जो कि एक कलेक्टर है, ये है मिस्टर टर्टन। अब ये एक पार्टी को होस्ट करते हैं और कुछ इंडियंस को भी बुलाते हैं ताकि उनकी मुलाकात मिसेज़ मोर और अडेला से हो। और यहाँ पे ये दोनों जो हैं रियलाइज़ करती है कि बहुत ही कम ब्रिटिशर्स होंगे जो अच्छा बिहेवियर दिखाएंगे इंडियंस को या अच्छा ट्रीट करेंगे। अब इनमें जो इंडियंस को अच्छा ट्रीट कर रहा था वो था साइरल फील्डिंग। तो साइरल फील्डिंग जो है ये इंडियंस को अच्छा जो है ट्रीट कर रहा था, जो कि एक गवर्नमेंट कॉलेज का प्रिंसिपल था। साइरल फील्डिंग कौन है? ये गवर्नमेंट कॉलेज का प्रिंसिपल था। लेकिन रियल कैरेक्टर देखा जाए तो ये रियल में जो है E.M. फॉरेस्टर है। और डॉक्टर अज़ीज़ कौन है? रोस मसूद है। तो ये दोनों कैरेक्टर्स अपने माइंड में रखें क्योंकि यही दोनों अहम कैरेक्टर्स हैं। उसके बाद आता है कि डॉक्टर अब जब जैसे मैंने बताया साइरल फील्डिंग जो कि एक गवर्नमेंट कॉलेज का प्रिंसिपल था, और अडीला को ये भी देखते हैं जो अडीला को अच्छा ट्रीट कर रही होती है। और फिर ये जो है अडीला को देख रही होती है कि अडीला जो है वो भी इंडियंस को अच्छा ट्रीट कर रही है। और ये अडीला से कहता है कि तुम्हें अज़ीज़ से भी मिलना चाहिए। और इन दोनों की मुलाकात हो जाती है और अडीला जो है इम्प्रेस होती है किससे? अज़ीज़ से। तो ये सारी बातें कौन करता है? सबसे पहले साइरल फील्डिंग जो है अडीला को देखता है कि अडीला जो है इंडियन के साथ अच्छा बर्ताव कर रही है। तो उसके बाद ये जो साइरल फील्डिंग है ये कहता है कि तुम्हें जो है अज़ीज़ से भी मिलना चाहिए। तो इसकी मुलाकात जब डॉक्टर अज़ीज़ से होती है तो डॉक्टर अज़ीज़ जो है क्या करता है, ये दोनों जो अडीला है वो इम्प्रेस होती है किससे? डॉक्टर अज़ीज़ से। और मिसेज़ मोर और अडीला को जो है फिर साइरल फील्डिंग इनवाइट करता है टी पार्टी के लिए। तो अडीला कहती है कि अज़ीज़ को भी इनवाइट करने, और ये तीनों इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेते। और साइरल फील्डिंग ने प्रोफेसर गुडबॉल को भी इनवाइट किया था। और ये जो प्रोफेशन है फील्डिंग के दोस्त थे, और जो प्रोफेसर हैं वो कौन है? फील्डिंग साइरल फील्डिंग के दोस्त हैं। और अज़ीज़ पार्टी में पहले ही पहुंच जाता है। तो वहाँ पे पहुंच जाता है कौन? सबसे पहले डॉक्टर अज़ीज़ पहुंचता है। और किससे मुलाकात होती है इसकी? फिर साइरल फील्डिंग से। साइरल फील्डिंग से जो है ये बातें करता है क्योंकि ये दोनों अच्छे दोस्त थे तब। अब पार्टी में इन सब का जो टॉपिक होता है वो माराबार केव्स होता है। माराबार केव्स जैसे मैंने बताया ये फ़िक्शनल केव्स है। अज़ीज़ कहता है कि मैं तुम सबको माराबार केव्स दिखाऊंगा, और इनमें से सब जो प्रोफेसर गुडबॉल है वो माराबार केव्स पहले ही गए होते हैं। अब रोनी आ जाता है पार्टी में और रूड बिहेवियर शो करता है टूवर्ड्स इंडियन, और अज़ीज़ को जो है स्पेशल टारगेट करता है और वो पार्टी को स्पॉइल करता है। और अडीला सोचती है कि वो अब रोनी को पसंद नहीं करती, उसको रोनी से शादी नहीं करनी चाहिए। और रोनी से भी कहती है कि आई डोंट वांट टू मैरी यू। अब दोनों डिसाइड करते हैं कि चलो कार में लास्ट टाइम एक ट्रिप करते हैं। तो इनकी जो है कार जो है क्लैश होती है किस चीज़ के साथ? मिस्टीरियस एनिमल के साथ। और उस इंसिडेंट के बाद अडीला कहती है रोनी से कि नहीं, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, अपना माइंड वापस चेंज करती है। अब डॉक्टर अज़ीज़ और प्रोफेसर गुडबॉल उस पार्टी के बाद बीमार हो जाते हैं और डॉक्टर अज़ीज़ को मिलने के लिए जाता है कौन? साइरल फील्डिंग। तब डॉक्टर अज़ीज़ उसे अपनी वाइफ की पिक्चर दिखाता है और बताता है कि तुम पहले बंदे हो जिसे मैंने अपनी लाइफ में जो अपनी वाइफ है उसकी पिक्चर दिखाई है, और अपनी मोहब्बत का इजहार करता है कि मैं अपनी बीवी से इतना प्यार करता हूँ, ये वो। तो सब कुछ बताता है किसको? साइरल फील्डिंग को। तो उसके बाद क्या होता है? अब डॉक्टर अज़ीज़ जब रिकवर होने के बाद बड़ा ही क्यूरियस होता है उस ट्रिप के लिए कि कोई उन्हें तंग ना करे। कौन सी ट्रिप? जो इसने कहा था कि मैं तुम सबको माराबार केव्स लेके जाऊंगा। किसको कहा था डॉक्टर अज़ीज़ ने? अडीला क्विस्टेड मिसिज़ मोर को कहा था। तो
तो ये क्यूरियस होता है कि कोई इस ट्रिप के दौरान इन्हें तंग ना करे। अब प्रोफेसर गुडवॉल और साइरल फील्डिंग ट्रेन को मिस कर लेते हैं और वहाँ पहुंचकर अजीज़ और दूसरे जो हैं वो चले जाते हैं। मतलब अब जो माराबार केव्स है वहाँ पे सिर्फ कौन चले जाते हैं, एक सर्वेंट होता है और मिसिस मोर, अडीला क्विस्टिड और डॉक्टर अजीज़, क्योंकि जो प्रोफेसर गुडवॉल है और साथ में साइरल फील्डिंग ये दोनों जो है ट्रेन को मिस कर लेते हैं। जब ये जब मिस करे तो अब यहाँ पे पहुँच के ये एलिफेंट को राइड करते हैं, इसी तरह पिकनिक करते हैं, विज़िट सम ऑफ द केव्स, और केव्स जो हैं एंशियंट केव्स होते हैं, बट दे आर फीलिंग अनकम्फर्टेबल इन द केव्स। मतलब बहुत इंजॉयमेंट के बाद अब ये चले जाते हैं किधर, केव्स की तरफ। तो वहाँ पे ये दोनों जो हैं अनकम्फर्टेबल फील करते हैं और इनको आवाज़ें सुनाई देती है। वो कौन सी आवाज़ें होती है, वो आवाज़ें होती है ये जो बूम बूम, ये बूम बूम की आवाज़ें इन्हें सुनाई देती हैं। और जो मिसिज़ मोर की तबीयत वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और मिसिज़ मोर कहती है अब मैं फ़र्दर मोर नहीं जा सकती आगे केव में। अब डॉक्टर अजीज़ और अदीला और एक जो गाइड करता है वो केव के फ़र्दर मोर मतलब मूव करते हैं, मतलब मज़ीद आगे जाते हैं। और अदीला की रियलाइज़ करती है कि शी डज़ नॉट लव रोनी। अब अदीला जो है वो केव के अंदर भी ये रियलाइज़ करती कि वो रोनी से जो है प्यार नहीं करती। रोनी हेस्लोप कौन है, क्योंकि ये अदीला से शादी करने वाला था और रोनी हेस्लोप जो है मिसिज़ मोर का बेटा है। और अजीज़ से मैरिज के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करती है कौन, अदीला क्विस्टिड। और अदीला कहती है इफ़ ही हैज़ मोर देन वन वाइफ। अजीज़ को गुस्सा आता है इस बात पे। अजीज़ अपने आप को रिकवर करने के लिए उधर बैठ जाता है और अदीला जो है आगे निकल जाती है। और अब जब अजीज़ तलाश करता है तो उसे जस्ट उसकी मतलब जो ब्रोकन फील्ड ग्लासेस हैं वो मिलते हैं और उसको बॉटम ऑफ द हिल में दिखता है, मतलब बिल्कुल पहाड़ के नीचे। अब अजीज़ वापस जो है पिकनिक वाली जगह आ जाते हैं और अदीला जो है कार में बैठ के चंद्रपुर की तरफ निकलती है और बाकी ट्रेन में वापस जा रहे होते हैं। और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो क्या होता है, तो अजीज़ को जो है अरेस्ट किया जाता है। किसको अरेस्ट किया जाता है, डॉक्टर अजीज़ को अरेस्ट किया जाता है अनएक्सपेक्टेडली। तो अजीज़ को अरेस्ट किया जाता है इसलिए कि इसने अदीला का केव के अंदर रेप करने की कोशिश की है। अब सारा जो पेट्रियाटिक इंग्लिशमैन इकट्ठे हो गए, लेकिन साइरल फील्डिंग जो कि इसका दोस्त है उसने क्या किया, साइरल फील्डिंग जो है इसके हक़ में आता है, डॉक्टर अजीज़ के हक़ में आता है। तो क्योंकि वो आगे से कहता है कि डॉक्टर अजीज़ जो है इनोसेंट है, उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की और मिसिज़ मोर बीमार हो गई थी उनकी आवाज़ों की वजह से और अदीला में बहुत डिस्टर्ब होती है, मतलब डिस्टर्ब हुई थी उन आवाज़ों से। और रोनी ने अपना एक जो ट्रिप है अरेंज किया मिसिज़ मोर को इंग्लैंड भेजने का। मिसिज़ मोर के रास्ते में ही डेथ हो गई है। क्यों, क्योंकि रोनी इसलिए भी अपनी मदर जो मिसिज़ मोर है उसको भेजना चाहता है क्योंकि ये वाहिद फ़ीमेल होती है मिसिज़ मोर जो कि अजीज़ को बचा सकती है। क्योंकि केव में इसके साथ सिर्फ यही होती है, मतलब मिसिज़ मोर होती है, अदीला क्विस्टिड होती है। तो अदीला क्विस्टिड ने इल्ज़ामात लगाए, लेकिन मिसिज़ मोर जो है उसकी गवाह बन सकती थी कि नहीं, डॉक्टर अजीज़ ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो उसकी भी जो रास्ते में डेथ हो जाती है। अब डॉक्टर अजीज़ जो है बिल्कुल बेयारो मददगार रहता है कि रास्ते में, मतलब इसकी डेथ जब हो गई, डॉक्टर अजीज़ का ट्रायल शुरू हो गया और इस तरह डॉक्टर अजीज़ का जो है ट्रायल शुरू हो जाता है। और इस केस का इस केस का जो वो होता है, वकील होता है, वो कौन होता है, इसका दोस्त महमूद अली। तो महमूद अली जो था इसका केस लड़ रहा होता है और ट्रायल के दौरान पूछा गया कि मिसिज़ मोर को बुलाया जाए, लेकिन मिसिज़ मोर की डेथ हो गई थी जो कि सिंगल प्रूफ था अजीज़ के इनोसेंस का। अब अदीला ने रियलाइज़ किया कि उससे मिस्टेक हो गई है, उस पे उस केव के इको का इम्पैक्ट हुआ था। सो शी डिक्लेयर्स दैट शी वाज मिस्टेकन, अजीज़ डिड नॉट अटैक हर इन द केव। अजीज़ को रिहा किया जाता है और इंडियंस इसकी आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं
किसकी आज़ादी को? ये जो अज़ीज़ को मतलब फ्री किया जाता है, रिलीज़ किया जाता है, तो इंडियन जो है इसकी आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन फील्डिंग जो है अडीला को कॉलेज की तरफ लेके जाता है, क्योंकि फील्डिंग जो है मींस साइरल फील्डिंग जो है अडीला की हॉनेस्टी से इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन अज़ीज़ साइरल फील्डिंग से नाराज़ हो जाते हैं कि तुमने अडीला को क्यों सपोर्ट कर रहे हो। फील्डिंग कहता है कि उसने बहादुरी दिखाई, जिधर तुमको मतलब फंसा सकती थी वहाँ इसने तुम्हें बचा लिया। और इसी तरह अज़ीज़ यही सोचता है कि इंग्लिशमैन कभी भी इंडियंस के दोस्त नहीं हो सकते। अब यहाँ पे जो है रोनी जो है वो आ जाते हैं। रोनी क्या कहता है? रोनी मतलब ये कहता है कि डॉक्टर अज़ीज़ को जो है फांसी होनी चाहिए, डॉक्टर अज़ीज़ ने ये सब कुछ किया है। अब स्टोरी आगे बढ़ते बढ़ते अडीला जो है इंग्लैंड चली जाती है और फील्डिंग भी इंग्लैंड चले जाते हैं। और अफवाहें फैलती है कि फील्डिंग ने अडीला के साथ शादी कर ली, मतलब साइरल फील्डिंग ने अडीला क्विस्टिड के साथ शादी कर ली। और अज़ीज़ जो है फील्डिंग पर गुस्सा हो जाते हैं। 2 साल बाद अज़ीज़ जो है माओ जो कि जैसे मैंने बताया था ये इंडिया की एक जगह है, तो वहाँ आ जाते हैं। मतलब वहाँ पे रह रहा होता है। माओ जो है जो कि हिंदू एरिया है, अब अज़ीज़ जो है एंटी ब्रिटिश बन जाता है और ये जो है इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करता है। अब क्या होता है जो मतलब अब सीन कुछ यूँ है दोस्तों कि जो फील्डिंग है मतलब जो साइरल फील्डिंग है वो माओ आता है। तो माओ किसके साथ आता है? अपनी वाइफ और ब्रदर इन लॉ के साथ। और अज़ीज़ की मुलाकात होती है उनके साथ और सरप्राइज़ हो जाता है कि फील्डिंग ने शादी अडीला के साथ नहीं की, बल्कि मिसिज़ मोर की बेटी स्टीला मोर के साथ की है। तो ये एक मतलब वो थी कि जो साइरल फील्डिंग है उसकी शादी जो है अडीला क्विस्टिड के साथ हो गई थी, ये अफवाहें फैल रही थी। लेकिन एक्चुअल में जब अज़ीज़ देखता है, अज़ीज़ जब माओ में होता है तो अचानक से जो है इनकी मुलाकात होती है किसके साथ? साइरल फील्डिंग के साथ। साइरल फील्डिंग जो है मतलब उसके ब्रदर इन लॉ और उसके साथ उसकी वाइफ होती है। तो जब वो देखता है तो उसकी वाइफ कौन निकलती है? अडेला जो है मतलब मिसिज़ मोर की बेटी स्टीला मोर, ये निकलती है। तो मतलब ये जब देखता है स्टीला मोर के साथ की है। और इसी दौरान एक हिंदू फेस्टिवल होता है टाउन में। अब अज़ीज़ की मुलाकात होती है राल्फ मोर जो कि फील्डिंग का ब्रदर इन लॉ है, और वो मिसिज़ मोर की बात करता है जिससे अज़ीज़ की फ़्रेश मेमोरी हो जाती है, मतलब उसकी मेमोरी जो है फ़्रेश हो जाती है। अब दो कश्तियों में बैठ कर इनकी जो कश्तियाँ हैं, जो बोट्स है, वो टकरा जाते हैं क्योंकि ये समंदर में सफ़र कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे जब इनकी कश्तियाँ टकरा जाती है, अब अज़ीज़ और फील्डिंग की दोबारा दोस्ती हो जाती है और अपनी जो फाइनल राइड इकट्ठे करते हैं। अज़ीज़ डिक्लेयर करता है, वंस द इंग्लिश लीव इंडिया देन ही एंड फील्डिंग। तो मतलब ही एंड फील्डिंग कैन बी फ्रेंड्स, दे वांट टू बी फ्रेंड्स नाउ बट द स्काई एंड अर्थ सीम टू सेपरेट देम एंड से नॉट येट। तो ये आखिरी लाइंस थे। कौन बोलता है? अज़ीज़ जो है ये डिक्लेयर करता है कि मतलब जो इंग्लिश मैन है वो इंडिया में रह के कभी भी जो है मतलब जो इंडियंस है उसके दोस्त नहीं बन सकते। आउट ऑफ कंट्री या इंग्लैंड में जो है ये अच्छे दोस्त बन सकते। फ़िलहाल जो आसमान है वो भी हमें सेपरेट करना चाहते हैं और अर्थ दोनों, बट एंड से नॉट येट, लेकिन अब कभी नहीं। नो नॉट देयर या नो नॉट येट। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो है नावल की एंडिंग हो जाती है। आई होप आपको समझ आई होगी इसकी समरी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप नावल है बट इट्स मॉडर्न नावल। यहाँ पे स्टोरी मिक्स नहीं होती, मींस लोग ये कहते हैं कि स्टोरी मिक्स हो जाती है क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड टाइप नावल्स होते हैं लेकिन रियलिटी बेस्ड नावल होते हैं। और इसके बाद अगर इसके थीम की बात करें तो कॉलोनाइज़म और इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन, इंग्लिश इम्पेरियलिज़म, मेन थीम यही है कि जो कॉलोनाइजेशन का सिस्टम था उस वक्त, तो इसका जो है मेन थीम यही बनता है। रेसिज्म, इंग्लिश इंडियन फ्रेंडशिप, मॉडल्स एंड मिस्ट्रीज, रेस एंड कल्चर क्लैश, द यूनिटी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, लव एंड लॉयल्टी, पैट्रियटिज्म, पावर, जस्टिस, जजमेंट, फ्रेंडशिप वर्सेस डिस्टेंसेस। तो ये इसका थीम है। आई होप
दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है बट इट्स फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।